हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री जो पहला चैप्टर है उसके लेक्चर नंबर 3 में है। ठीक है, थर्ड लेक्चर में मैंने पहले दो लेक्चर्स में आपको मोल, मास और नंबर के बीच में रिलेशनशिप निकालना सिखाया था, बताया था कि क्या रिलेशनशिप है। पहले लेक्चर में मैंने एटम के लिए सिखाया था, दूसरे लेक्चर में मैंने मॉलिक्यूल्स के लिए सिखाया था। मैंने जितनी बात लास्ट टर्म्स पे की थी वो थी इतनी, क्या कि मास, मोल और नंबर में रिलेशनशिप होता है। मास को एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करने पर मोल आ जाता है। ठीक है, किसी भी मोल को एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है, मास आ जाता है। अगर मोल एटम का है तो आप एटॉमिक मास मल्टीप्लाई करिए, मोल मॉलिक्यूल का है तो मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई करिए। मोल से नंबर कैसे आता है, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, और अगर नंबर दिया हो तो उसे मोल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। इतनी बातें मैंने लास्ट टाइम पे बताई थी। मैंने आपको यही बताया था कि एक मोल जो होता है वो 6.023 इंटू 10⁻23, यानी इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। आज लेक्चर नंबर 3 में हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखेंगे। ठीक है, एम एवरेज या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर भी कहते हैं इसे। ठीक है, आइए सीखते हैं। मान लीजिए एक सैंपल है आपके पास। इस सैंपल में कई सारे लोग हैं, ए है, बी है, सी है, डॉट 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 डॉट, और इसमें ए का वेट W1 है, इसका W2 है, इसका W3 है, और मॉलिक्यूलर वेट इसका M1 है, M2 है, M3 है, डॉट 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 डॉट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये मॉलिक्यूलर वेट ए का है, ये M2 बी का है, सी का, पर अगर कोई पूछे कि इस पूरे मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, है ना, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। उसे हम एम मिक्स कहेंगे या उसको एम एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा? मुझे पता है कि वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट मोल्स होता है। अभी यहां देखा हमने, मास मतलब वेट भी कह सकते हो। वेट को अगर आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। ठीक है, मोल आ जाएगा। तो वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज मोल्स, मोल्स। अच्छा, आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा, वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा लोग हैं तो आप एम एवरेज कह सकते हैं इसको। और कैसे निकलेगा, वेट अपॉन मोल जो है मॉलिक्यूलर वेट होता है। अगर बहुत ज्यादा लोग होंगे तो क्या होगा, सबका वेट ले लेंगे बटा सबका मोल ले लेंगे, सम ऑफ ऑल द वेट बाय सम ऑफ ऑल द मोल्स। इसको आप एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर कहते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, दो बातें ध्यान देने लायक है। वेट कभी कभी डायरेक्टली नहीं दिया होगा। ठीक है, मोल देंगे दिया होगा तो मोल में मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लेंगे। अगर नंबर्स दिया होगा, नंबर्स दिया होगा तो पहले उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके मोल निकालेंगे और फिर उसमें मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो वेट निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। वेट जो है आपका मोल से भी आ सकता है और आपका क्या, नंबर से भी वेट निकाला जा सकता है। ठीक है, ऑन द सेम लाइंस नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, वो नंबर ऑफ मोल्स भी दो तरीके से निकाले जा सकते हैं, है ना। मोल आप मास से भी मोल निकाल सकते हैं, या नंबर दिया हो तो भी आप क्या कर सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। यानी अगर वेट दिया है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, मोल आ जाएगा। या अगर आपको नंबर दिया है तो किसी भी नंबर को अगर आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया। क्वेश्चंस में क्या केसेस बनते हैं, कई बार ऐसा होता है कि परसेंटेज दे दिया जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चंस में परसेंटेज दे दिया जाता है और आपसे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाता है। तो वेरिएशंस क्या होंगे क्वेश्चंस के, क्या नए नए टाइप हो जाएंगे क्वेश्चंस में। वेरिएशंस इन कैलकुलेशन ऑफ एम एवरेज और एम मिक्स, क्या वेरिएशन होगा, सीखा जाए।
ऐसा हो सकता है, पहला केस फर्स्ट, कि मोल का परसेंटेज दिया हो, मोल का परसेंटेज दिया हो, यानी क्वेश्चन क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर आपके पास कई लोग हैं, ए है, बी है, सी है, डॉट 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 डॉट, ठीक है, कई लोग हैं, इसका मोल परसेंट एक्स है, इसका मोल परसेंट वाई है, इसका मोल परसेंट जेड है, डॉट डॉट डॉट, इसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास m1 है, m2 है, m3 है, डॉट 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 डॉट। अब अगर अगर आपको कभी भी मोल का परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, तो आप बड़े आसानी से, है ना, उसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, है ना। हमें मालूम है कि मॉलिक्यूलर वेट चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो किसी चीज का भी मॉलिक्यूलर वेट हो, वो मास पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। इतना कार्बन लेंगे तब भी उसका एटॉमिक मास 12 होगा, इतना कार्बन लेंगे तब भी उसका एटॉमिक मास 12 होगा, ठीक है। तो चूंकि मुझे पता है कि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए आप अपने मन से चाहें जितना मोल ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे अपने मन से ही लेना है तो मैं टोटल नंबर ऑफ मोल 100 ही लूंगा। क्यों 100 लूंगा? क्योंकि अगर मैं 100 लूंगा, 100 मोल लूंगा इस मिक्सचर का, तो अगर ये 10% है तो इसके मोल 10 ही हो जाएंगे, यानी यही जो इसका परसेंटेज है वही इसका क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने माना जब भी क्वेश्चन में मोल का परसेंटेज दिया हो, है ना, आप क्या करिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इस पूरे मिक्सचर का 100 ले लीजिए, ठीक है। अगर आप इस मिक्सचर का मोल 100 ले लेंगे तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स x हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, y हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, z हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर वेट मुझे पहले से ही पता है, मैं यही फॉर्मूला फिर से लगा दूंगा और एवरेज वेट आ जाएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, m एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द वेट बाय सम ऑफ ऑल द मोल्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल द वेट बाय सम ऑफ ऑल द मोल्स, वेट का तो नहीं पता पर मोल्स तो मैं तुरंत निकाल लूंगा। सम ऑफ ऑल द मोल्स कितना आएगा, सारे मोल्स जोड़कर कितना है, 100 है, आप नीचे 100 लिख देंगे, ठीक है। और सम ऑफ ऑल द वेट कैसे आएगा, तो मुझे मालूम है वेट कैसे आता है, मोल से, मोल में मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करने से वेट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मोल तो दिया ही हुआ है, मोल में मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाए, यानी ए का वेट कितना हो जाएगा, ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने, x इंटू m1 प्लस y इंटू m2 प्लस z इंटू m3 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने का सबसे पहला केस हो गया, ठीक है ना, कि अगर आपको मोल्स का परसेंटेज दिया हो तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। सम ऑफ ऑल द वेट बाय सम ऑफ ऑल द मोल्स आपका मेन फॉर्मूला है, और चूंकि परसेंटेज दिया था तो मैंने टोटल मोल्स को 100 मान लिया। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको मोल का परसेंटेज ना देके वेट का परसेंटेज दिया हो, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस वो केस भी ले लिया जाए, केस सेकेंड, वेट का परसेंटेज दिया है, मान लीजिए आपको ना वेट का परसेंटेज दिया, यानी सेम चीज है, दिया हुआ है क्या कि ए है, बी है, सी है, डॉट 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 डॉट, x% है, इसका वेट परसेंट y% है, इसका वेट परसेंट z% है, ठीक है। इसका एटॉमिक मास m1 या मॉलिक्यूलर मास m1 है, m2 है, m3 है, ठीक है, डॉट 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 डॉट। अब कहा जा सकता है कि इस मिक्सचर का आप एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, तो अगेन अगर आपको वेट परसेंटेज दिया है तो टोटल वेट आप क्या मान लीजिए, 100 ग्राम। तो अगर टोटल वेट 100 ग्राम मान लेंगे तो ए का वेट कितना हो जाएगा, x ग्राम, बी का वेट कितना हो जाएगा, y ग्राम, सी का वेट कितना हो जाएगा, z ग्राम, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट हमको पता ही है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, m एवरेज निकालना है। m एवरेज कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल द वेट बाय सम ऑफ ऑल द मोल्स, m एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द वेट, तो आप तुरंत निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑल द वेट कितना आ जाएगा, 100 ग्राम आ जाएगा, आप यहां पे लिख दीजिए 100 ग्राम। और सम ऑफ ऑल द मोल्स कैसे निकलेगा, वेट अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर वेट, यानी जितना वेट दिया हुआ है x डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट m1, ये इसके मोल्स हो गए। इसका वेट, इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट y अपॉन m2 प्लस z अपॉन क्या, m3 प्लस डॉट 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 डॉट। तो इसको फॉर्मूले की तरह याद नहीं रखना है, मैंने जस्ट एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है कि अगर आपको वेट का परसेंटेज दिया हो तो आपको क्या करना है, टोटल वेट 100 मानना है। अगर आपको मोल्स का परसेंटेज दिया हो, आप टोटल मोल्स क्या मानिए, 100 मान लीजिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आसान है। बाकी जो मेन फॉर्मूला वही रहेगा क्या, कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर जो होता है वो सम ऑफ ऑल द वेट बाय सम ऑफ ऑल द मोल्स होता है, ठीक है। आइए अब हम लोग जो है इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 moles of carbon dioxide and 5 moles of कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। आइए देखते हैं क्या है इसका, क्या सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि अगर CO2 है और CO है ना, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5, इसका एटॉमिक मास कितना होगा 12 प्लस 16 2 32, कितना हो जाएगा 44, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना 16, 28 हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर निकालिए, तो बड़ी आसानी से निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द वेट बाय सम ऑफ ऑल द मोल्स। ठीक है ना, आप ऐसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑल द वेट तो नहीं पता, पर सम ऑफ ऑल द मोल्स आप तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे, इन दोनों का सम ले लेंगे, यानी 2 + 5। ठीक है, और सम ऑफ ऑल द वेट कैसे निकलता है, मैंने इस डायग्राम को बहुत बार बताया आपको, है ना। मोल अगर दिया हो तो वेट कैसे आता है, मोल में आप मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा या मास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो भी नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं इसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करिए, मास आ जाएगा, यानी 2 × 44 प्लस, है ना, 5 × क्या 28, 5 × 28, ये आ जाएगा 88 प्लस 140/7, 8 12 228/7, 7 3s are 21, 7 2s are 14, 47 5s are 35, 7 7s are 49, यानी अप्रोक्सीमेटली 32.6। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन देखा है जहां सिंपल अगर मोल्स दिया हो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में उल्टा है ना, आपसे हो सकता है मोल्स का रेशियो पूछा जाए और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू दी गई हो। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ atoms of carbon 12 to carbon 14 if their average atomic mass is 12.5। क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, कि एवरेज एटॉमिक मास 12.5 है, तो कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशियो निकालना है। बच्चों, जो लोग भी इस वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं, है ना, वो इस चीज का ध्यान दें कि अगर मैं कोई क्वेश्चन देता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट करिए, जो आपसे ना हो तो आप फिर वीडियो जो है आगे, है ना, देख सकते हैं उसका सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन शुरुआत में कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी कि कोई भी क्वेश्चन अगर मैंने आपको पढ़ाते वक्त दिया है तो आप पहले अपना वीडियो रोक कर उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बन 12 और कार्बन 14 है, कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, इनके मोल्स का रेशियो या नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो, देखिए एटम्स का रेशियो और मोल्स का रेशियो एक ही होगा, तो यानी मोल्स का रेशियो कितना होगा अगर इसका एवरेज एटॉमिक मास 12.5 है। अब आप देख सकते हैं इसका एटॉमिक मास कितना है 12, इसका एटॉमिक मास कितना है 14, है ना। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या लिख सकते हैं, m एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द वेट बाय सम ऑफ ऑल द मोल्स। m एवरेज कितना है 12.5 इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द वेट बाय सम ऑफ ऑल द मोल्स। सम ऑफ ऑल द मोल्स आप तुरंत निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n1 प्लस क्या n2। ठीक है, और सम ऑफ ऑल द वेट, वेट कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं 12 इंटू n1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ये मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 इंटू क्या n2। आप क्या लिखेंगे, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, 12.5 n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू 12 n1 प्लस 14 n2, 12.5 n1 प्लस 12.5 n2 इज इक्वल्स टू 12 n1 प्लस 14 n2। ठीक है ना, आप इसको उधर घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 0.5 n1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1.5 n2, n1 बाई n2 इज इक्वल्स टू 1.5 बाई 0.5, दिस इज इक्वल्स टू 3:1। यानी मैंने क्या सीखा, n1 और n2 का रेशियो 3:1 आएगा, तब इन कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशियो 3:1 रहेगा, तब इनका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 12.5 आएगा।
ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आइए तीसरा क्वेश्चन कर। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन कहता है अ मिक्सचर कंटेन्स 20% helium and 80% hydrogen gas by moles. Calculate of the mixture. तो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर, ये पूछा जा रहा है। आइए कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपके पास हीलियम है वो 20% है और हाइड्रोजन है वो 80% है। मुझे कहा गया है कि ये सब चीज बाई मोल्स, परसेंटेज जो दिया है बाई मोल्स है, यानी मोल्स के परसेंटेज है। तो एक काम करिए, मैंने जैसे थ्योरी में बताया था, आप टोटल मोल्स 100 मान लीजिए, 100 मोल्स मान लिया आपने। तो हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 20। हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? 80। इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 4। इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास 2 हो जाएगा। अब आप फिर इसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। एम एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वेट बाय सम ऑफ ऑल द मोल्स। आपको पता है सम ऑफ ऑल द मोल्स आप तुरंत निकाल सकते हैं। 20 और 80 कितना हो जाएगा? 100। 20 प्लस 80 हो जाएगा। और सम ऑफ ऑल द वेट, वेट कैसे निकलता है? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, यानी 20 इंटू 4 प्लस 80 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 80 प्लस 160 बाई 100, ये आ जाएगा 240 बाई 100, 2.4 एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ठीक है, तो पहली बार क्वेश्चन क्या देखा हमने? जिसमें मोल्स दिए हो और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो। सेकंड क्वेश्चन देखा जिसमें एवरेज मॉलिक्यूलर वेट दिया हो और मोल्स का रेशियो निकालना हो। तीसरा क्वेश्चन देखा जिसमें हमें मोल का परसेंटेज दिया था और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो। आइए एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें वेट का परसेंटेज दिया हो, ठीक है, और हमें एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ a mixture of NO2 and N2O4 if it contains 40% by weight NO2। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को पॉज करके खुद भी कर सकते हैं और जब ना आए तो आप इस सॉल्यूशन देख सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है? मान लीजिए NO2 है और N2O4 दो गैसेस हैं, मिक्सचर्स हैं। ठीक है, इसका वेट परसेंट 40 दिया है, तो जाहिर सी बात है इसका परसेंटेज कितना होगा? 60 है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट का परसेंटेज जोड़कर कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, चूंकि ये वेट का परसेंटेज है तो इसलिए मैं टोटल वेट कितना मान लूंगा? 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम मान लूंगा। तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। और इसका वेट कितना हो जाएगा? 60 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। 14 प्लस 16 टू जा 32, 32 और 14 कितना हो जाएगा? 46। इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 टू जा नहीं 14 टू जा 28 प्लस 16 फोर जा 64, कितना आ जाएगा? 92। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो आप कह सकते हैं अगेन सेम फॉर्मूला हर बार जो लगाते हैं, सम ऑफ ऑल द वेट बाय सम ऑफ ऑल द मोल्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल द वेट तो नहीं पता, हाँ पता है, सम ऑफ ऑल द वेट कितना हो जाएगा? 40 प्लस 60 100 हो जाएगा। और सम ऑफ ऑल द मोल्स कैसे निकलेगा? हम जानते हैं वेट को अगर आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिए तो मोल आ जाता है। तो वेट को अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूं 40 अपॉन 46, ये इसके मोल हो गए। इसके मोल कितने हो जाएंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी 60 अपॉन 92, ये इसके आ जाएंगे। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 100 और ये हो जाएगा 80 और 60, 140 बाई 92। ठीक है, दिस इज लाइक 100 into 92 by 140. Solve it. 5 7 5 2 are 10, 460 upon 7, 7 6 are 42, 47 5 are 35, 57 7 are 49.
इसका आंसर कितना आ जाएगा 65.7 ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल, ये इसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आ गया। हमेशा क्वेश्चन करते समय इस चीज की प्रैक्टिस करिए, मैंने ये बात पिछले लेक्चर्स में भी बोली है कि हमेशा क्वेश्चन करते वक्त कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम हमेशा एंड तक पहुंचे, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक्सप्रेशन लिख के छोड़ दें और कहें ये हो जाएगा, ठीक है, हो नहीं जाएगा, वो करना चाहिए। हाँ, जो लोग क्वेश्चन के एंड तक पहुंचते हैं वो एग्जाम में भी अच्छा करते हैं, जो लोग इसकी आदत रखते हैं कि हाँ ये हो जाएगा, वो एग्जाम में भी जाके फंस जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कहता है फाइंड द, अब ये क्वेश्चन कैसे अलग है देखिए, फिर मैं बताऊं आपको। हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए, हम लोग पहले क्या मोल दिया है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज मॉलिक्यूलर दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, मोल्स का रेशियो कैसे निकलेगा। एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया मोल के परसेंटेज दिया हो तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया जिसमें वेट का परसेंटेज दिया हो तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, जब मोल्स का रेशियो दिया हो और 2 से ज्यादा कंपोनेंट हो तब क्या किया जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, मैं इस क्वेश्चन को है ना लिखने के बजाय आपको समझा देता हूं। ये क्वेश्चन कहता है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 तीन तरह के आइसोटोप्स हैं, इनका रेशियो जो है वो 1:0.1:0.01 है, ठीक है ना, मोल्स का रेशियो इस रेशियो में। तो पूछा गया है कि एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा कार्बन का, ठीक है, किसी भी कार्बन के सैंपल का, है ना। नेचुरली पाए जाने वाले कार्बन में कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 का रेशियो अगर 2:0.1:0.001 है तो इनका एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा कार्बन का। चलिए इसको करते हैं। अगर इनके मोल्स का रेशियो ये है तो इसके मोल्स 2n मान लीजिए, इसके मोल्स हो जाएंगे 0.1n और इसके मोल्स हो जाएंगे है ना 0.01n, ठीक है, इनके मोल्स हो गए। इनका एटॉमिक मास कितना होगा 12, इनका एटॉमिक मास कितना होगा 13, इनका एटॉमिक मास कितना है 14। अगेन एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना हमारे लिए इतना मुश्किल काम नहीं, क्योंकि m एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल द वेट बाय सम ऑफ ऑल द मोल्स, ठीक है ना। m एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द वेट का तो नहीं पता, पर सम ऑफ ऑल द मोल्स में तुरंत निकाल सकता हूं, 2n प्लस ना 0.1n प्लस 0.01n, ठीक है, ये सम ऑफ ऑल द मोल्स आ जाएंगे। सम ऑफ ऑल द वेट कैसे आएगा, तो वेट कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, यानी 12 इनटू 2n प्लस 0.1 इनटू 13, 0.1n इनटू 13 प्लस 0.01n इनटू 14, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह आएगा, क्या आ जाएगा, m एवरेज इज इक्वल्स टू, ठीक है, m एवरेज इज इक्वल्स टू 12 2 24n, और नीचे की चीजें पहले जोड़ लो, 2n प्लस दिस इज 2.11n, ठीक है, एंड दिस इज लाइक 24n प्लस ये है आपका 1.3n प्लस ये कितना है आपका 0.14n, ये आ जाएगा 25.44n बाय 2.11n, n गेट्स कैंसल्ड आउट, m एवरेज निकल के कितना आएगा 12.06, ठीक है, 12.06 आ जाएगा। तो मैं कि अगर आपको 3 लोग दिए हों और सिर्फ उनका रेशियो भी पता है तब भी आप क्वेश्चन कर लेंगे, आप एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। यहां इस क्वेश्चन से हमको कुछ सीखने को मिलता है। हमें क्या सीखने को मिलता है कि मुझे ये मालूम है कि कभी भी एटॉमिक मास फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, क्योंकि एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है और कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। तो अगर आपको कभी भी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के नाम पर कोई फ्रैक्शनल क्वांटिटी दिखाई पड़े तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो आपका रियल एटॉमिक मास ना होके सिर्फ और सिर्फ क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है। तो मैंने क्या सीखा, मैं यहाँ पे 2 बातें चाहूंगा कि आप नोट कर लें, ध्यान रखें। पहली चीज क्या, इफ एटॉमिक मास or molecular mass is fractional, then it means it is average molecular weight or molecular weight of the mixture, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि कभी भी रियल एटॉमिक मास किसी का
वो हमेशा होल नंबर होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, कभी प्रोटॉन फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, न्यूट्रॉन फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, तो हमेशा ये चीज होल नंबर आएगी। अगर कभी आपको किसी एलिमेंट का चीजें जो है अगर एवरेज नहीं, अगर आपको किसी एलिमेंट या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल दिखाई पड़ रहा है जैसे कि यहां पे है, तो आप समझ जाइए कि वो एवरेज है ना कि रियल है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कब फ्रैक्शनल आता है भाई, अगर ये अकेला होता तो इसका एटॉमिक मास 12 आता है, दो लोग होंगे तब एवरेज निकलेगा और एवरेज के फ्रैक्शनल होने की संभावना होगी। यानी एक चीज और सीखने को मिलता है, कभी किसी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक मास फ्रैक्शनल दिख रहा है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन 35.5 होता है, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि ये 35.5 एवरेज एटॉमिक मास है ना कि रियल है, एक बात। और दूसरी चीज, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ये भी बताता है कि उस चीज के जरूर आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो उसका एवरेज जो है वो फ्रैक्शनल निकल के आ रहा है। अगर वो इकलौता होता, अकेला होता हुआ एलिमेंट, तो कभी भी उसका एटॉमिक मास फ्रैक्शनल नहीं आता। यानी दूसरी चीज क्या सीखने को मिली कि इफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज फ्रैक्शनल, देन we can say that it has got isotopes. It has got isotopes. ठीक है, तो उसके आइसोटोप्स होंगे। ठीक है, तो ये दो बातें हमें यहां सीखने को मिली। आइए इन बातों को इस्तेमाल करते हुए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6, if chlorine occurs as two isotopes, chlorine 35 and chlorine 37, find mole percent of chlorine 37. Find mole percent of chlorine 37 in a naturally occurring mixture of chlorine. अब मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूं, ठीक है, कि क्वेश्चन कहता क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है, बड़ी सीधी सी बात है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है, और बहुत अमेजिंग क्वेश्चन, इसमें कोई डेटा ही नहीं है, ठीक है, तो आप फंस सकते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हमेशा हर टीचर कराता है। ठीक है, तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 है, इनके मोल का परसेंटेज बताना है। ठीक है, मान लीजिए इनका टोटल मोल 100 है, तो इसके मोल x ले लीजिए, इसके कितने हो जाएंगे 100 माइनस एक्स, ये इसके मोल हो गए है ना, और ये इसके मोल हो गए। इनका एटॉमिक मास हमें पता है कितना हो जाएगा 35, इस वाले क्लोरीन का हो जाएगा 37। लेकिन समस्या है कि इनको करेक्ट कैसे किया जाए। तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए, यहां पर क्या चीज याद आनी चाहिए कि यार जो हम 35.5 देखते हैं वो जरूर एवरेज एटॉमिक मास है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी सिखाया कि अगर एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास फ्रैक्शनल आता है तो पक्का है कि वो एवरेज होगा या एटॉमिक मास ऑफ द मिक्सचर होगा। ठीक है, यानी ये जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है ना, ये एटॉमिक मास क्लोरीन का रियल एटॉमिक मास नहीं है, क्योंकि रियल एटॉमिक मास कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, मैंने बताया, क्योंकि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या का सम होता है ना, नंबर्स का सम होता है। तो ये जो 35.5 हम पढ़ते हैं ये पक्का जो है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, तो आइए इसको एवरेज मॉलिक्यूलर वेट मानकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 35 m एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वेट बाय सम ऑफ ऑल द मोल्स। ठीक है, ऐसे हो जाएगा सम ऑफ ऑल द वेट बाय सम ऑफ ऑल द मोल्स। 35.5 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वेट तो नहीं पता, पर सम ऑफ ऑल द मोल्स आप तुरंत निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 100। और सम ऑफ ऑल द वेट निकालना भी इतना मुश्किल काम नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं 35 इंटू 100 माइनस एक्स प्लस 37 इंटू एक्स, 37 इंटू एक्स, ये आ जाएगा। इसको यहां मल्टीप्लाई करिए, 3550 इज इक्वल टू 3500 माइनस 35x प्लस 37x, ये इधर घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 50 इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू 25।
x 25 आ गया। यानी मैं साफ समझ गया कि 100 में अगर ये 25 है तो पक्का है कि परसेंटेज ऑफ क्लोरीन जो है 37 कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो मैंने हर तरह के क्वेश्चंस कराए हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर में हम लोग कर लें जिसमें मैं आपसे एयर का मॉलिक्यूलर वेट निकलवाना चाहता हूं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं कि एयर का कॉम्पोजिशन ये है गैस और मोल परसेंट। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का मोल परसेंट कितना है, 78%। ऑक्सीजन का मोल परसेंट कितना है, 21%। आर्गन का कितना है, 0.9%। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अप्रोक्सीमेटली 0.1%। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर बताइए। ठीक है, आ जाएगा। अगर एयर का यही कॉम्पोजिशन है बाई मोल परसेंट, तो याद रखिएगा हम जब भी पढ़ते हैं कि एयर में 78% नाइट्रोजन है, वो मोल का परसेंटेज होता है, मास का नहीं। ठीक है, मान लिया कि इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स 100 है, 100 मोल्स हैं, तो मैं कह सकता हूं नाइट्रोजन के मोल्स कितने हो जाएंगे, 78, और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 14 2 28। ऐसे ही इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है ऑक्सीजन के 21 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा वो 16 2 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ऐसे ही आर्गन का नंबर ऑफ मोल्स जो है N3 0.9 हो जाएगा, और आर्गन का एटॉमिक मास जो है वो 40 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 28 हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का के नंबर ऑफ मोल्स N4 हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, वही पुराना फॉर्मूला, क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर कैसे निकलेगा। ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर जो है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर के फॉर्मूले से निकलेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट एयर भी एक तरह का क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, तो किसी मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट का, सम ऑफ ऑल द वेट बाय सम ऑफ ऑल द मोल्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एयर विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द मोल्स। मोल्स का सम कैसे निकलेगा, आप इन सबको जोड़ दीजिए, 78 प्लस 21 प्लस 0.9 प्लस 0.1। ठीक है, और सम ऑफ ऑल द वेट, वेट कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, यानी 28 इंटू 78 प्लस 21 इंटू 32, 21 इंटू 32 प्लस 0.9 इंटू 40, 0.9 इंटू 40 प्लस 0.1 इंटू 28 है ना, 0.1 इंटू 28 m एयर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एयर विल बी इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे, नीचे की चीज तो 100 आ जाएगी, ऊपर सॉल्व करने पे आएगा 2896.4। ठीक है, तो आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एयर इज इक्वल्स टू, आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 28.964, अप्रोक्सीमेटली 29 ग्राम पर मोल। ये वैल्यू रियल एयर के मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही है। तो आज के बाद अगर किसी क्वेश्चन में आपसे एयर के मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ती है तो आप वहां पर धड़ल्ले से 29 ग्राम पर मोल लिख सकते हैं। एयर का ऑलमोस्ट यही कॉम्पोजिशन होता है। बाकी और भी गैसेस होते हैं पर वो इतने कम मात्रा में होते हैं कि वो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर फर्क नहीं डाल पाते, और ये मेजर 4 गैसेस हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर वेट पे फर्क आता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एयर इज 29 ग्राम पर मोल। तो आज मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 3 समाप्त होता है। ठीक है, आज मैंने आपको एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना सिखाया, उसमें भी मैंने आपको बताया कि कैसे एक जनरल फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द वेट बाय सम ऑफ ऑल द मोल्स। फिर तब क्या करें जब मोल का परसेंटेज दिया हो, तब क्या करें जब वेट का परसेंटेज दिया हो। मैंने आपको इस लेक्चर में यह भी समझाया कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ही फ्रैक्शनल हो सकता है और कोई मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शनल नहीं होता। एवरेज फ्रैक्शनल मॉलिक्यूलर वेट का ये भी मतलब है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और लेक्चर नंबर 4 में मैं मिलूंगा, जिसमें मैं आपके साथ आपको सिखाऊंगा कैसे चार्ज कैलकुलेशन किया जाता है और कैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स का कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, और ये सारी टॉपिक्स जो है ना पहले चैप्टर के ही हैं, केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना। ये आईआईटी और मेडिकल दोनों के लिए है ना, ये थ्योरी सफिशिएंट है। और इसमें जो है अगली बार हम लोग चार्ज कैलकुलेशन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन सीखेंगे। थैंक यू सो मच।